Digestion and Absorption Part 5 Learn Full NCERT। हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सैलिवरी ग्लैंड एंड पैनक्रियाज। तो सैलिवरी ग्लैंड चार तरह के होते हैं। पहला है पैरोटिड पैरोटिड ग्लैंड। ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड, पहला पैरोटिड। दूसरा है सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर, इसी को बोलते हैं सब मैंडिबुलर। और तीसरा है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल। ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट। और चौथा है इन इंफ्रा ऑर्बिटल, इंफ्रा ऑर्बिटल। लेकिन ये ह्यूमन में नहीं पाया जाता है। ये पाया जाता है डॉग्स में एंड रैबिट्स में, रैबिट्स, डॉग्स और रैबिट्स में पाया जाता है, ह्यूमन में नहीं पाया जाता है इंफ्रा ऑर्बिटल। और ये तीनों ह्यूमन में पाया जाता है। पहला है पैरोटिड। पहले देखते हैं पैरोटिड, पैरोटिड कहाँ पाया जाता है। तो पैरोटिड पाया जाता है चिक के पास। जैसे ये हो गया माउथ, ये हो गया ईयर, ये हो गया ईयर मान लीजिए। तो पैरोटिड पाया जाता है यहाँ पर, और वो लिंक होता है इस मोलर से, सेकंड मोलर से। ये हो गया आपका पैरोटिड, ये होता है चिक के पास। और ये जो डक्ट है, ये डक्ट को कहते हैं स्टेंसन डक्ट, स्टेंसन डक्ट। यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड पाया जाता है। ये लिंक होता है किससे, मोलर से। यहाँ पर जब बनता है सलाइवा, वो सलाइवा जाता है माउथ में थ्रू, ये डक्ट है स्टेंसन डक्ट। स्टेंसन डक्ट के द्वारा ये जाता है माउथ में। और सेकंड है सब मैक्सिलरी। उसका देखते हैं वो कहाँ पाया जाता है। तो सब मैक्सिलरी पाया जाता है, जैसे ये हो गया माउथ, ये पाया जाता है लोअर जॉ में, लोअर जॉ। माउथ हो गया, ये हो गया मल्लिक, ये है लोअर सेंट्रल इंसीजर, टीथ इंसीजर है ये, लोअर सेंट्रल इंसीजर। और ये हो गया आप मैंडिबल, ये हो गया मैक्सिला। तो वो पाया जाता है यहाँ पर, यहाँ और यहाँ, नीचे ही भाग में, यहाँ पर और यहाँ पर। और इसका जो डक्ट होता है जो खुलता है यहाँ पर, इस डक्ट का नाम है वाटसन डक्ट, WHARTSON, वाटसन डक्ट। इस डक्ट के द्वारा ये खुलता है लोअर सेंट्रल इंसीजर पे, याद रखिए वाटसन डक्ट। और तीसरा है सबलिंगुअल। देखते हैं ये कहाँ पाया जाता है। तो ये सबलिंगुअल सबसे स्मॉलेस्ट होता है। ये पाया जाता है बिलो टंग, बिलो टंग। जैसे ये माउथ हो गया, माउथ का ये हो गया टंग, ये पाया जाता है यहाँ पर। यहाँ पर एक डक्ट होता है, ये डक्ट का नाम है रिविनस, रिविनस डक्ट। तो पैर निकाल कर देता हूँ। ये पैरोटिड, ये पैरोटिड का डक्ट होता है, यहाँ पाया जाता है चिक के पास, ये होता है चिक के पास। ये होता है लोअर जॉ, ये होता है बिलो टंग। ये चिक का इसमें डक्ट होता है स्टेंसन, इसका डक्ट होता है वाटसन, और इसका डक्ट होता है रिविनस। तो फिर देख लीजिए स्टेशन डक्ट, वाटसन डक्ट और रिविनस। इस डक्ट के नाम याद रखिएगा, डक्ट से भी क्वेश्चन आ सकता है।
तो यही हो गया सैलिवरी ग्लैंड का। अब चलते हैं पैनक्रियाज पे। तो शुरू करते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। हेट्रोक्राइन, हेट्रोक्राइन का मतलब इसमें दोनों होता है, एक्सोक्राइन, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों है, ये मिक्स है। पैनक्रियाज में दोनों होता है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन का मतलब जो डक्ट से निकले और डायरेक्ट टारगेट के पास चल जाए। जैसे मान लीजिए ये सिक्रेट यहाँ से एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये यहाँ पर ये डक्ट है और ये टारगेट है, ये हो गया टारगेट। तो यहाँ सिक्रेट हो जूस, ये जूस बना यहाँ पर, मान लीजिए ये हो गया डक्ट। तो ये डायरेक्ट यहाँ निकला, ये डक्ट में गया, डक्ट के बाद ये जाता है डायरेक्ट टारगेट के पास। और एंडोक्राइन होता है जो कि हार्मोन होता है, हार्मोन डायरेक्ट चल जाता है ब्लड वेसल्स में। जैसे ये हो गया यहाँ पर, यहाँ बना हार्मोन, ये हार्मोन डायरेक्ट चला गया ब्लड वेसल्स में, ये हो गया ब्लड वेसल्स। ये हो गया डक्टलेस, इसमें कोई डक्ट नहीं होता है एंडोक्राइन में, और एक्सोक्राइन में डक्ट होता है। तो पैनक्रियाज दोनों है हेट्रोक्राइन, एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। मैं दिखाता हूँ कैसे है पैनक्रियाज कैसा होता है। से मान लीजिए ये हो गया स्टोमक, ये हो गया पैनक्रियाज, और ये इसके अंदर हो गया डक्ट, ये हो गया डक्ट जो चल जाता है डिओडनम में। ये डक्ट मिलकर हेपेटिक डक्ट से मिलकर बन जाता है हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। तो ये हो गया डक्ट। इस डक्ट का नाम मैंने आपको बताया था, डक्ट ऑफ वर्शंग, डक्ट ऑफ वर्शंग। उसके अलावा भी यहाँ पर भी कुछ डक्ट होते हैं जो कि मिलते हैं डक्ट ऑफ वर्शंग और इस पैनक्रियाज के पेरिफेरी से। तो इस डक्ट को बोलते हैं डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। ये एसेसरी है। यही सब डक्ट ऑफ सेंटोरिनी मिलकर ये सब मिलकर बनाते हैं डक्ट ऑफ वर्शंग। तो यही सब मिलते हैं और इसमें मिलकर बनाते हैं क्या, डक्ट ऑफ वर्शंग। तो अब मैं इसका क्रॉस सेक्शनल डायग्राम बनाता हूँ, इससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो मान लीजिए ये हो गया क्रॉस सेक्शनल डायग्राम। इसके बीच में, ये बीच में होता है एंडोक्राइन पार्ट, ये हो गया एंडोक्राइन पार्ट, एंडोक्राइन। इस पार्ट को बोलते हैं इसलेट ऑफ लैंगरहैंस, इसलेट ऑफ लैंगरहैंस। एंडोक्राइन पार्ट हुआ, ये डायरेक्ट चलाता है ब्लड में, क्योंकि हार्मोन सिक्रीट होता है, डायरेक्ट चल जाएगा ब्लड में। और एक्सोक्राइन पार्ट यहाँ पे होता है साइड साइड पे, हो गया एक्सोक्राइन पार्ट। इससे एक्सोक्राइन पार्ट को उसको बोलते हैं एसिनी, एसिनी ऑफ पैनक्रियाज। ये हो गया एक्सोक्राइन पार्ट। इसी एसिनी में होता है एसेसरी डक्ट, एसेसरी डक्ट इसी एसिनी में होता है। उस एसेसरी डक्ट का नाम क्या है, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। यही डक्ट ऑफ सेंटोरिनी ज्वाइन करके बनाता है एक बिगर डक्ट, इसको बोलते हैं डक्ट ऑफ वर्शंग, डक्ट ऑफ वर्शंग। यही डक्ट ऑफ वर्शंग पैनक्रिएटिक जूस बनाता है, जूस लेकर आता है। तो सेंटर पार्ट हो गया इसका एंडोक्राइन पार्ट, इसलेट ऑफ लैंगरहैंस,
और पेरिफेरी को इधर हो गया एक्सोक्राइन पार्ट। इससे पेरिफेरी को बोलते हैं एसिनी ऑफ पैनक्रियाज। ये एसिनी पैनक्रियाज के अंदर होता है डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। ये डक्ट ऑफ सेंटोरिनी मिलकर बनाता है डक्ट ऑफ वर्सन। यही डक्ट ऑफ वर्सन पैनक्रियाटिक जूस को लेकर आता है। हमने एक्सोक्राइन पार्ट पढ़ लिया है कि क्या होता है, कहाँ पैनक्रियाटिक हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट में जाता है। अब हम पढ़ेंगे इसका एंडोक्राइन पार्ट। इसका देखेंगे इसमें क्या क्या होता है। तो एंडोक्राइन पार्ट है इसलेट ऑफ लैंगरहैंस। ये 4 तरह का होता है, अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड एफ। तो ये अल्फा सेल है, ये प्रोड्यूस करता है ग्लूकागोन। और ये जो बीटा सेल है ये सिक्रीट करता है इंसुलिन। अल्फा सेल ग्लूकागोन और बीटा सेल इंसुलिन। और जो हेपेटोसाइट है लीवर का सेल, वो कंट्रोल में होता है, इस 2 हार्मोन के कंट्रोल में होता है, इंसुलिन और ग्लूकागोन। ये दोनों हार्मोन के अंडर कंट्रोल में होता है हेपेटोसाइट। तो इंसुलिन जो होता है ये सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है सेलुलर में। इसका मतलब है कि ये ब्लड से सेल की तरफ भेज देता है, ब्लड से सेल की तरफ, और जिसके कारण ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। तो चलिए वैसे ही इंसुलिन और ग्लूकागोन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहले पढ़ते हैं ग्लूकागोन। ये ग्लूकागोन ये प्रोड्यूस होता है किससे? अल्फा सेल से। अल्फा सेल से प्रोड्यूस होता है ग्लूकागोन। ये ग्लूकागोन इंसुलिन का उल्टा होता है, ये रिड्यूस कर देता है अपटेक ऑफ ग्लूकोज। यह रिड्यूस करता है अपटेक ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू सेल को, ये रिड्यूस करता है। सेल कहाँ, सेल क्या है? ये सेल है हेपेटोसाइट एंड एडिपोसाइट। ये रिड्यूस करता है ब्लड से सेल की तरफ जाने का, ये ग्लूकागोन। इंसुलिन इंक्रीज करता है सेलुलर अपटेक को और ग्लूकागोन डिक्रीज करता है। इसलिए इसके कारण ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है। इसमें कहते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया। ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है ब्लड में तो बोलते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया। ये लीवर सेल में एक्ट करता है और ये ग्लाइकोजेन को तोड़ देता है, किसमें? ग्लूकोज में। ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में तोड़ के आता है। और ये फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड इसको भी कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। ये ग्लूकागोन अल्फा से सिक्रीट होता है। ये ब्लड लेवल ऑफ ग्लूकोज को बढ़ा देता है, रिड्यूस करता है क्या? ये रिड्यूस करता है सेलुलर अपटेक को। सेलुलर अपटेक को रिड्यूस करता है और ब्लड में इस ग्लूकोज को बढ़ा देता है। इससे बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और फैटी एसिड और अमीनो एसिड से भी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। अब आगे चलते हैं और पढ़ते हैं इंसुलिन के बारे में। ये इंसुलिन प्रोड्यूस होता है बीटा सेल से। ये एक पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड हार्मोन। सिर्फ इंसुलिन ही नहीं, ये ग्लूकागॉन भी पेप्टाइड बॉन्ड था और इंसुलिन भी पेप्टाइड बॉन्ड है। ये जो इंसुलिन है
ये इंसुलिन इंक्रीज करता है अपटेक को, रिड्यूस करता था वो, और ये इंक्रीज करता है सेलुलर अपटेक को और यूटिलाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज को। इसलिए ये यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू हेपेटोसाइट एंड एडिपोसाइट, हेपेटोसाइट और एडिपोसाइट में ये यूटिलाइज होता है, और इसी कारण ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, ग्लूकोज ब्लड डिक्रीज हो जाता है। और जो ग्लूकोज ब्लड डिक्रीज होता है इसको कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। वो था हाइपरग्लाइसीमिया, ये है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज़्यादा। ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, उसी का जस्ट अपोजिट। वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता था, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। इंसुलिन एनाबॉलिक है। इंसुलिन प्रोटीन और एंड फैट बनाने के काम आता है। ये अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाता है और फैटी एसिड से फैट बनाता है। इसके कारण जो होता है, मैं बताया था एक टर्म ग्लूकोनियोजेनेसिस, इसको डिक्रीज करता है, इसका चांस कम कर देता है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस था कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा जैसे फैटी एसिड और अमीनो एसिड से जो ग्लूकोज बनता था उसे बोलते थे ग्लूकोनियोजेनेसिस। और लेकिन जो इंसुलिन है वो अमीनो एसिड को प्रोटीन में बदल देता है और फैटी एसिड को फैट में बदल देता है, इसलिए ग्लूकोनियोजेनेसिस का चांस कम हो जाता है। तो ये है हाइपोग्लाइसीमिया। लेकिन ग्लूकागॉन में हाइपरग्लाइसीमिया था। अगर हाइपरग्लाइसीमिया ज़्यादा देर तक हो गया तब उसके कारण एक डायबिटीज़ होता है। उस डायबिटीज़ का नाम है डायबिटीज़ मिलाइटस। डायबिटीज़ मिलाइटस, अगर प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया हुआ तो उसके कारण डायबिटीज़ मिलाइटस हो सकता है। और अगर ग्लूकोज अगर यूरिन में आ जाए, अगर ग्लूकोज यूरिन में हो, यूरिन में अगर ग्लूकोज हो तो उसे कहेंगे हम ग्लाइकोशूरिया। अगर यूरिन में कोई ग्लूकोज हुआ तो उसे बोलेंगे ग्लाइकोशूरिया। इसका मतलब ये है कि डायबिटीज मिलाइटस जब कब होगा, जब इंसुलिन कम हो जाएगा। इंसुलिन अगर कम हुआ तो हाइपोग्लाइसीमिया का चांस कम हो जाएगा, ग्लूकोज ब्लड में कम होने की वजह बढ़ जाएगा, सो डायबिटीज मिलाइटस हो सकता है। सो अगर ग्लूकागोन अगर बढ़ता है तो होगा और इंसुलिन घटता है तो होगा डायबिटीज मिलाइटस। अब आगे पढ़ते हैं डेल्टा और एफ सेल्स। हमें डेल्टा सेल और एफ सेल के बारे में उतना नहीं पढ़ना है, मैं हल्का फुल्का बस जानना है। तो पहले डेल्टा सेल। डेल्टा सेल प्रोड्यूस करता है सोमैटोस्टैटिन। ये जो सोमैटोस्टैटिन है ये अल्फा सेल और बीटा सेल का ओवर एक्टिविटी को, अल्फा सेल का ओवर एक्टिविटी जो ज़्यादा होने लगा ये सब, तो ये सोमैटोस्टैटिन रिलीज होगा और ये अल्फा और बीटा सेल का ओवर एक्टिविटी को स्टॉप कर देगा। और एफ सेल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। एफ सेल बस प्रोड्यूस करता है एक एंजाइम पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड। इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, बस याद रखिए एफ सेल प्रोड्यूस करता है पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड। और इसके बाद मैंने अब तक जो पढ़ा है ये पता चला होगा कि पैनक्रियाज ही ग्लूकोज लेवल को बढ़ा सकता है और कम कर सकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए
कि अगर पैनक्रिएटिक डक्ट को अगर हम ब्लॉक कर दें, पैनक्रिएटिक डक्ट को अगर ब्लॉक कर दें तो ब्लड ग्लूकोज लेवल पर क्या असर पड़ेगा? तो इसका आंसर होगा कि नॉट कॉज एनी चेंज, क्योंकि पैनक्रिएटिक डक्ट को ब्लॉक करने से ये ग्लूकोज लेवल पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पैनक्रियाटिक डक्ट सिर्फ हार्मोन रिलीज करता है और हार्मोन डाइजेशन में सिर्फ काम आता है। डाइजेशन को इफेक्ट करेगा लेकिन ग्लूकोज लेवल पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो पैनक्रियाज है उसका एक्सोक्राइन पार्ट है ये पैनक्रियाटिक डक्ट, लेकिन एंडोक्राइन पार्ट है इसलेट ऑफ लैंगरहैंस, जिसमें अल्फा सेल और बीटा सेल होते हैं। तो वो डायरेक्ट चले जाते हैं ब्लड में, इसलिए वो कोई पैनक्रियाटिक डक्ट को ब्लॉक करने से कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस पार्ट के लिए इतना ही। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फूड। तो चलिए अब से एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। तो हमने पिछले पार्ट में ये नहीं पढ़ा था, तो यहाँ शुरू करते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड द सैलिवरी ग्लैंड, द लीवर एंड द पैनक्रियास। इस डाइजेस्टिव ग्लैंड है। The saliva is mainly produced by 3 pairs of salivary gland। ह्यूमन में 3 पेयर होते हैं, डॉग्स और रैबिट्स में 4 पेयर होते हैं। तो सलेवा इज मेनली प्रोड्यूस बाय 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। द पैरोटिड जो कि चीक में होता है, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर लोअर जॉ में होता है, और सब लिंगुअस बिलो दी टंग। जहाँ लिंगुअल होता है उसका मतलब होता है टंग। These glands situated just outside the buccal cavity secrete salivary juice into the buccal cavity। just outside the buccal cavity बोल। तो आगे है लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड क्या होता है? लीवर होता है। आगे है यहाँ, ये सब मैंने पढ़ चुका है। यह है द पैनक्रियाज इज कंपाउंड बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, मतलब ये होता है हेट्रोक्राइन। इलोंगेटेड ऑर्गन सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ द यू शेप डियोडनम, ये डियोडनम के पास होता है। The exocrine portion secretes the alkaline pancreatic juice containing enzymes, and endocrine portion secrete hormones, insulin and glucagon, alpha cell and beta cell। इसमें डेल्टा सेल और एफ सेल के बारे में नहीं कहा गया है, इसलिए मैंने भी उतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ाया। तो आज के लिए यहीं पर आप चलते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड आर प्रेजेंट इन below the tongue, below the ear, below the eye orbit, in the angle between two jaws। पैरोटिड का मैं आपको एक डायग्राम बताया था, ऐसा कुछ। ये आपका था ईयर, ये आपका था माउथ, ये पैरोटिड ग्लैंड यहाँ पर था। इसके आधार पर से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? बिलो द ईयर, क्योंकि ये कान के नीचे होता है और ये खुलता कहाँ पर है? मोलर के पास। नाम क्या होता है डक्ट का? स्टेंसस डक्ट। क्या आंसर हो जाएगा बी। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ह्यूमन सैलिवरी ग्लैंड। यह पूछा गया था एम्स 1993 में। पहला ऑप्शन पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, सब लिंगुअल और इंफ्रा ऑर्बिटल। कौन सा ह्यूमन में नहीं है? मैंने आपको बताया था ह्यूमन में कौन सा नहीं है? इंफ्रा ऑर्बिटल। ये कहाँ कहाँ पे होते हैं? ये होते हैं डॉग्स एंड रैबिट में, और ह्यूमन में नहीं होते। तो अगला क्वेश्चन है कप्फर सेल्स ऑफ लीवर आर। कप्फर सेल क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जिपमर में ये पूछा गया है एक बार, एमपीपीएमटी में ये पूछा गया है 2 बार, सीपीएमटी में भी पूछा गया है, बीएचयू में पूछा गया है, और बहुत जगह पूछा गया है ये क्वेश्चन। इसका ऑप्शन है लूज कनेक्टिव टिश्यू, फैगोसिटिक सेल, मास सेल, फैट सेल। तो इसका मैंने आपको बताया था कप्फर सेल स्टार शेप सेल होता है, और ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है लीवर के हेपेटिक लोब्यूल्स में, और ये बैक्टीरिया को मारता है। ये होता है फैगोसिटिक सेल। तो इस पार्ट के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।